व्यूअर्स, होल्ड योर ब्रीथ्स, क्योंकि जो लोग अपने खुद के लाइफ में मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल डायमेंशन में काम करके सक्सेस पाना चाहते हैं, उनको कौन सी डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं और ये सक्सेस कैसा पाया जाए, ये एक लाइव एग्जांपल आपके साथ अगले 1 आवर तक अपने सीक्रेट्स शेयर करेंगे। हमारे साथ होंगे मिस्टर दिनेश चन्नावर सर। इन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस में लिटरली इंडिया के कुछ टॉप पोजीशन में जाकर अपना सक्सेस पाया है। जैसे कि सर इंश्योरेंस एडवाइजर, इस फील्ड में इंडिया के टॉप 10 लोगों में थे। सर ने एक एजुकेशन सिस्टम में अपनी एक अलग पहचान बनाई, स्कूल ओपन किया और आज टॉप मोस्ट स्कूल्स में उनका स्कूल का नाम आता है। इसके साथ साथ वो आपको ये बताएंगे कि क्राउड मेंटेलिटी कैसे हैंडल की जाए, लोगों के मास ओपिनियंस कैसे बनाए जाए और लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए पॉजिटिवली। उसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें पाने के लिए डे रूटीन का, डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरीके से रखना चाहिए। सो stick to your chair for next 1 hour because we have a very prestigious, very talented guest with us, Mr. Dinesh Channawar. So welcome Dinesh Channawar sir to have this session along with my students and my audience. Before starting the session, this is again I'm introducing, this is a talk series for the people who rises from the ground and reached to the new heights, new sky. और ऐसे लोग जो प्रॉपर वर्धा से है, हम उन्हीं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो वर्धा से अचीवमेंट कर रहे हैं, जो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब एक इंसान में कितने सेक्टर्स का टैलेंट होना चाहिए, इसका एक लाइव एग्जांपल्स, बहुत अलग अलग सेक्टर में काम करके और हर सेक्टर में जहां पर हम हाथ रखेंगे वहां पे हम सोना निकालेंगे। नॉट आलू से सोना वाला पार्ट बट एक ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे साथ है। सो प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी में ना जाते हुए सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन। माय फर्स्ट क्यूरियोसिटी अबाउट यू इज, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपका जर्नी क्या था। मेरा बिल्कुल पहला क्वेश्चन आता है सर कि आपने इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव करी है, अलग अलग सेक्टर में करी है, मतलब भारत के टॉप मोस्ट एडवाइजर्स में जाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है वर्धा से। मुझे बस वो 3 ट्रेट्स बताइए पर्सनालिटी के जो आप सोचते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये अगर ट्रेट्स, ये 3 चीजें अगर आपके पर्सनालिटी में है तो आप दुनिया में किसी भी सेक्टर में जाके सक्सेस पा सकते हैं। इसका एक सिंपल जवाब ऐसा है कि सबसे पहले तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड सिंसियरिटी ऑफ वर्क। बेसिकली अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, अगर आप बहुत सिंसियर हो अपने काम के प्रति एंड यू आर डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन हो और आपने जो गोल सेट किया है वो आपको पता है कि हमने गोल क्या सेट किया है। व्हेन इज टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, आई एम जस्ट एडिंग फ्यू लाइंस। आई वाज नंबर 10 इन इंडिया। भाई इंश्योरेंस में भारत में पहले 10 में 2007 में था और अभी तक रिकॉर्ड है कि आई एम द ओनली मराठी पर्सन, मराठी लड़कों में से मैं अभी भी पहला आदमी हूं जो पूरे भारत में पहले 10 में है। इतने साल में कोई भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया, जो भी एट द सेम टाइम फ्रॉम अ सिटी लाइक वर्धा। वर्धा को लोग कोई गिनते नहीं कहीं पर भी, आपको मालूम है वर्धा में क्या पोटेंशियल है। वर्धा जैसे शहर से जहाँ मेरे अलावा सिर्फ एक एजेंट था जो नागपुर से है और एक एजेंट था मुंबई से, अदरवाइज देयर वाज नोबडी फ्रॉम पुणे वगैरह जितनी भी बड़ी सिटीज अपने महाराष्ट्र में है। आई वाज 10th इन इंडिया, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम हुआ है। At the same time, one more thing that you must know, my commission in 2007, my commission was 85 lakhs. Wow. मेरा 85 lakhs कमीशन था। I was number one taxpayer from वर्धा। अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट ही कंटिन्यू करता था, मान लो स्कूल नहीं करता था, तो आज मेरी कमीशन कम से कम 5-10 करोड़ रुपए रहती थी। तो माई चॉइस वॉज वेदर टू गो फॉर मनी और टू गो फॉर सेटिस्फेक्शन। सो गोल सेट करके आई स्टार्ट विद दैट। सो रिप्लाई टू योर क्वेश्चन इज फॉर एवरीबडी दैट यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपका जो पर्पज आपने अगर सेट किया होगा, उस पर्पज के लिए कहाँ तक जाना है, दैट यू मस्ट नो
एंड टाइम मैनेजमेंट, अगर आपके पास आज की बात अगर आप कल तक टालते हो, लोग मेरे नाम से डरते थे। अगर किसी ने मुझे 10-11 बजे का समय दिया या 12 का समय, तो उनको मालूम है कि मैं 100% उतने समय पे पहुंचूंगा, इतना डर था मेरे डिसिप्लिन का। सो दो थ्री फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ, वेदर इज अ पॉलिटिशियन, वेदर इज अ बिजनेसमैन, वेदर स्टूडेंट, जो भी है वो सबके लिए रूल्स सेम है। शायद सुनने में बड़े आसान और बार बार सुने हुए शब्द लगते हैं, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, पर यही वो फैक्टर्स है जो हर सक्सेसफुल इंसान बता रहा है। तो मुझे सीरियसली लगता है कि इन 3 पॉइंट्स को तो हमने रोज उठते साथ सबसे पहले देखना चाहिए कि डिसिप्लिन में फॉलो कर रहा हूँ क्या, क्या मैंने सच में कुछ गोल सेट किया है मेरे लाइफ का टाइम फ्रेम में, कि अगले 10 साल में मैं कहाँ चाहता हूँ खुद को, अगले 1 साल में कहाँ पे चाहता हूँ, अगले महीने में कहाँ पर चाहता हूँ, और फिर आज मैं खुद उसके लिए क्या करूंगा। तो ये जो एक प्लानिंग है, हर सक्सेसफुल इंसान बताता है। तो मुझे लगता है कि इनको तो आपने नोट करके रखना चाहिए, रोज बहुत सीरियसली लेना चाहिए। सर, जब मैं आपके लाइफ के बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ या जब हम डिस्कस करते हैं, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो एक और क्यूरोसिटी हमारे सबके मन में आती है कि चाइल्डहुड एजुकेशन से आपका वीएनआईटी तक का जर्नी कैसा रहा एजुकेशन के बारे में। हमारे पिताजी एक्चुअली वी बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। यानी पुअर में आप ये सोचो कि यहाँ जितने भी लोग बैठे उसमें से कोई भी मुझसे गरीब नहीं था। हमने कभी नहीं, तुम भी नहीं। अगर तुम ये सोचो कि व्हेन आई पास माय 12th स्टैंडर्ड, हमारे घर के ऊपर बोर्ड लगा था कि मकान बिकने आए। दैट मीन्स माय फादर हैड नो मनी टू गो फॉर द एजुकेशन, वो भी वीएनआईटी में एडमिशन मिलने के बाद। दैट टाइम इट वाज नोन एज वीआरसी। तो मैं सबसे छोटा घर में, 4 भाई बहन में। तो चौथी तक की एजुकेशन तो हमने वो इंदिरा मार्केट के पास एक स्कूल हुआ करती उस समय, महाराणा प्रताप स्कूल, वहां से किया। फ्रॉम देयर आई फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हम लोग सोलंबी विद्यालय में थे। वहां से इंग्लिश, सेमी इंग्लिश में पढ़ाई हुई। देयर आई वाज नंबर 1। मैं 10वीं तक अगर आपको बताओ तो आई वाज नंबर 1 इन द स्कूल इन ऑल द बैचेस। जब 7th स्टैंडर्ड में एनुअल वहां पे कैसा होता था, हमारे समय में पूरे स्कूल का एक साथ ये होता था, रिजल्ट डिक्लेयर होता था। और रिजल्ट डिक्लेयर जब हो रहा था तो पहली से 10वीं तक के जो टॉपर होते हैं उनको बुलाते थे इस पे, डैश पे। तो आई वॉज दैट टाइम इन 7th स्टैंडर्ड टॉपर फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 10। मैं पूरे 10 साल इसमें मैं टॉपर था। एंड आई गॉट 140 और समथिंग आउट ऑफ 115 मैथ्स। आई टूक एडमिशन इन JP College of Science in 11th-12th, and I passed out scholarship exam in 4th standard and 7th standard। चौथी और 7वीं की स्कॉलरशिप की एग्जाम उस समय आप लोग शायद पता नहीं अभी देते हो कि नहीं देते हो, लेकिन जो मराठी मीडियम की स्कूल होती है उस स्कूलों में स्कॉलरशिप की एग्जाम्स होती है जो काफी अच्छी होती है। तो चौथी और 7वीं की एग्जाम में मैं पास हुआ। देन 10th स्टैंडर्ड में मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली बिकॉज आई वॉज टॉपर इन स्टैंडर्ड 12th फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट। और जो उस समय अमरावती और नागपुर की एक ही यूनिवर्सिटी थी या एक ही बोर्ड था, उन सब बोर्ड में आई वाज रैंक 33 इन लिस्ट। जो पूरी लिस्ट बनी थी पूरे विदर्भ की, नॉट ओनली नागपुर, पूरे विदर्भ की लिस्ट में आई वाज 33। बहुत सारे मेरिट स्टूडेंट मेरे पीछे थे। एंड माय फर्स्ट चॉइस टू गेट एडमिशन वाज इन मैकेनिकल ब्रांच, सो आई टूक एडमिशन इन मैकेनिकल ब्रांच वीआरसी। लेकिन ये प्रोसेस भी जो 10वीं तक, कैन यू बिलीव, 10वीं में मैंने 7वीं 8वीं के बच्चों की ट्यूशन ली। 10th स्टैंडर्ड में मैंने 7वीं 8वीं की बच्चों की ट्यूशन ली। और रात को शाम के समय में एक विधाता प्रेस है, उनका पेपर आता था रात को। तो रात को मैं पेपर बांटता था, क्योंकि हमारे घर में पैसे की इतनी प्रॉब्लम थी कि पैसे थे ही नहीं। तो मैं बोरगांव में गई तो नीचे ना MSCB का ऑफिस है, वहां तक शराब के पास इधर और कहीं इधर के ऐसे करीब साइकिल से 10-20 किलोमीटर घूमता था। 40-50 पेपर बेच के हर पेपर पे 10 पैसा मिलता था। दैट जॉब आई डिड ड्यूरिंग माय एजुकेशन व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 10 ओनली। उसमें मैं शराब की, कविता शराब अभी है, उनकी जो फैमिली है उनका इसका स्पिरिट का झंडा चौक के पास वहां पे एक दुकान था। वहां पे मैंने छुट्टियों में काम किया, पूरा दुकान साफ करना, सब करना। दैट ऑल्सो आई डिड। एक भगवती गृह उद्योग वालों का मिर्ची मसाला पैक करना, अगरबत्ती बनाना, वो काम भी मैंने किया।
So that work I was doing when I was taking education also. So that gave me something कि काम के प्रति कोई शर्म नहीं है, जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करना है, और अपना काम खुद करे, दो पैसे मिले तो ज्यादा अच्छा था. With that I did the things, and when I got the admission, I had to go to अमरावती. अमरावती में बी की एडमिशन के लिए, वीआरसी के एडमिशन के लिए वहां सेंटर था. कैन यू बिलीव आई वेंट अलोन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. नोबडी फ्रॉम माय फैमिली केम विथ मी. और उस समय बहुत बारिश हो रही थी. सारे डॉक्यूमेंट मैंने अकेले जमा किए, सारे डॉक्यूमेंट, वो डोमिसाइल, कास्ट, वो नोबडी फ्रॉम माय फैमिली वाज नोइंग व्हाट इज डोमिसाइल. आपको आश्चर्य होगा कि लॉक टेबल भी हम लोग बोलते ना, यू नो लॉक टेबल. अगर मैं थोड़ा अमीर रहता था और बोलते कि मुझे लॉक टेबल के लिए 5,000 रुपए चाहिए, तो मुझे 5,000 रुपए दे सकते थे. उनको लॉक टेबल भी मालूम नहीं था, उनको टेबल लगता था कि कोई बहुत बड़ा टेबल होगा. सो दैट वाज द सिचुएशन थ्रू व्हिच आई हैव गॉन. एंड देयरफॉर वो इम्पोर्टेंस पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट मनी इज इन लाइफ, एंड कितना डिफिकल्ट है पैसा कमाना. सो दैट वाज माय जर्नी फ्रॉम स्कूल टू VNIT. So this is a brilliant journey. मतलब सर ने बिल्कुल बिगिनिंग से रैंक 1 मेंटेन किया. बट हर एक जर्नी में, हर डिस्कशन में जब हम देखते हैं तो पीपल हु रोज फ्रॉम नथिंग, मतलब जो ग्राउंड जीरो से आते हैं, एक बात मुझे ध्यान में आती है. सर ने जैसे कहा है कि हर बार कोई भी काम करने में शर्म ना होना, और डेडिकेटेड लाइफ के करना है तो फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मेरे बीच में नहीं आएगा. जो कुछ मुश्किलें हैं उनसे ऊपर उठ के हम हमारा करियर बनाएंगे. एक सिंपल थॉट लेके मोटिवेटेड पर्सन चलते हैं जो सच में कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं. सो दिस वाज अ एजुकेशनल जर्नी. ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द एकेडमिक्स. शायद हम में से कुछ है और कुछ नहीं है. इससे आगे सर हम बढ़ते हैं. यू जॉइंड बापूराव जी देशमुख कॉलेज एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर. आप पढ़ा रहे हो, आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन में हो. तब BDCOE का बहुत अच्छा स्टेटस भी था, एक फिक्स्ड अच्छा लमसम पैकेजेस आते थे उस वक्त. सर अचानक से फील्ड चेंज करके, चेंज भी नहीं, अब यू आई थिंक स्टार्टेड एज अ पार्ट टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर. बिल्कुल कोई संबंध नहीं है इन दो फील्ड में. एक फील्ड है जिसमें पढ़ाना है आपको, और एक फील्ड है जिसमें लोगों को कन्विंस करना है आपको. तो ये माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कि मुझे लेक्चररशिप से इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है? बिफोर दैट मैंने आपको बीच में एक बात बताई कि हमारे घर के सामने मकान बिकने लिखा था. देन आई मेड द इंक्वायरी, एंड उस समय बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन लेके फिर मैंने पूरी एजुकेशन पूरी की, इसलिए मकान नहीं बेचना पड़ा. देन VRC से 1983 में बी करने के बाद में आई गॉट ए जॉब एट पुणे, बजाज ऑटो प्राइवेट जो लिमिटेड है, आकृति में जो स्कूटर बनाता है, वहां मैंने 1.5 साल काम किया एज अ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब आफ्टर आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम VNIT. देन आई अंडरस्टूड कि मैं बी तो हो गया हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ. दैट टाइम अवर सैलरी वाज 1100 रुपीज पर मंथ इन 1983 एट बजाज. वहां पे उस समय इतनी सैलरी थी. फिर मैंने सोचा कि मैंने एजुकेशन किया है, मैंने अपने माँ बाप को की सेवा करने के लिए, और मैं इतने सैलरी में अपने माँ बाप की तरफ देख नहीं पाऊंगा, ना उनको मैं पूरा ला पाऊंगा. तो देयरफॉर आई डिसाइडेड टू लीव द जॉब ऑफ बजाज एंड कम बैक टू वर्धा. अदरवाइज अगर मैं माँ बाप के बारे में नहीं सोचता था तो मैं आज पुणे में कहीं इंजीनियर किसी कंपनी में बड़े पोस्ट पे रहता था, और एक 4-5 लाख रुपए की सैलरी कम से कम होती थी. बट उसमें बेसिक पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा था. जो मेहनत जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए की थी, तो उसका पर्पज जो सॉल्व नहीं हुआ था. सो आई केम बैक टू वर्धा. उसके 1 साल पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे 1984 में. सो आई केम हियर इन 1985. आई जॉइन एज अ लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉइन एज व्हाट पंकज सर टोल्ड कि उस समय हम लोग जो थे इतने डेडिकेटेड थे बॉडी कॉलेज कि दिस कॉलेज वाज नोन एज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन विदर्भा. BD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो था, ये बहुत अच्छा कॉलेज था. एंड फॉर्चुनेटली this was the college, only 3 colleges were given permission in 1983 और 84. एक यहाँ था, एक पुसद का था, एक गोंदिया का था. बाकी सारे कॉलेज बाद में शुरू हो गए, इसलिए कुछ BSc पढ़ने के बाद भी बच्चे कॉलेज में आते थे, तो काफी अच्छे बच्चे उस समय आते थे. तो when I joined as a college, I was given the most tough subject to teach. One was the engineering drawing, other was mechanical measurement,
थर्ड वाज ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड फोर्थ वाज ऑपरेशन रिसर्च। मैं ये चारों बैचेस की सब्जेक्ट की ट्यूशन थी मेरे पास। एंड उस समय, अब तो उस समय तो हमारे घर से सर नहीं थे, बट दैट टाइम आल्सो आई वाज नंबर 1 इन ट्यूशन। मेरे पास उस समय 400 ट्यूशन थी, और 400 ट्यूशन में मैं सुबह से लेके शाम तक ट्यूशन, सुबह ट्यूशन शाम को ट्यूशन। एंड इन 86 आई जॉइन एमटेक पार्ट टाइम। तो सुबह 8 से 2 बजे तक कॉलेज रहता था, उसके लिए 5 बजे से लेके 7:30 तक मैं ट्यूशन पढ़ा के स्नान करके फिर जाता था कॉलेज में। 8 से 2 कॉलेज करके 3 बजे की महाराष्ट्र एक्सप्रेस पकड़ के वीआरसी जाता था। वहाँ गेट से रेलवे स्टेशन से वीएनआईटी के लिए साइकिल से जाता था। साइकिल से फिर वो शंकर नगर में पाव भाजी खा के फिर रेलवे स्टेशन, रात की 10 बजे की दादर पकड़ के 12 बजे वर्धा। इस तरह की हमारी 3 साल की जर्नी रही। एंड फिर जिस समय मैं नहीं जाता था उस समय शाम की ट्यूशन, सुबह ट्यूशन, ऐसे करके 400 ट्यूशन मेरे पास थी। एंड दैट टाइम आई वाज चार्जिंग दैट टाइम 1200 रुपीज पर ईयर फॉर वन सब्जेक्ट। उस समय ये हाईएस्ट रेट था। फिर बाद में ये मैं 4000 तक लेके गया था। तब तक किसी की इतनी ट्यूशन भी नहीं थी। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इन 1987 आई वाज सिटिंग इन माय केबिन। One gentleman called Mr. Gadge, who was development officer of LIC, he visited our school. He tried to talk to my partner who was sitting besides me. वो उनको एजेंसी देने की बात करे, तो वो एजेंट बन गए थे 2-4 दिन पहले, और फिर वो रेगुलरली विजिट कर रहा था। तो ये ऑफर्ड मी कि सर आप एजेंट बन जाइए वगैरह वगैरह। तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो समझता भी इतना गोल नहीं था। मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि टिल द टाइम आई बिकेम LIC एजेंट, मेरे मन में कोई कार लेना है, या मैं जिंदगी में कार ले पाऊंगा, या मैं बड़ा मकान बना पाऊंगा, या मैं कुछ बड़ा करूंगा, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं था। यू आर सो फॉर्चुनेट कि आपको इस एज में हमारे जैसे कुछ लोग पंकज सर आपको अवेलेबल करके दे रहे। अदरवाइज हमारे ट्यूशन में कभी ऐसा था नहीं। एंड ट्यूशन में मुझसे किसी ने पैसे नहीं लिया। बढ़िया सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाया, भारंबे सर ने फिजिक्स पढ़ाया, उससे कभी किसी ट्यूशन टीचर ने पैसे नहीं लिया। उनको मालूम था मेरे पास पैसे नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से। बट ये मोटिवेशन जो आपको आज सुनने को भी मिल रहा है, दूसरी बार तीसरी बार होगा, वो कभी हमें नहीं मिला। इसलिए आपके शायद बहुत बड़े आज हो सकते हैं जो हमारे कभी थे ही नहीं। टिल I was LIC agent in 1989 and I rose to that level in 1991-92। तब तक मेरे पास काम करने के लिए 2 या 3 लोग भी नहीं थे। एंड देन जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा, आई वॉज नंबर 1 इन वर्धा, उसके बाद विदर्भा, फिर महाराष्ट्र, फिर इंडिया, फिर मैं LIC के माध्यम से 4 कंट्री को विजिट किया। 21 दिन के लिए मैं अमेरिका में था, दुबई में था, सिंगापुर, ये सब जगह, इजिप्ट में भी ऐसे जाना पड़ा LIC के लिए। और भारत के जितने भी बड़ी शहर हैं हर जगह मुझे जाना पड़ता था स्पीच देने के लिए, बिकॉज मैंने टाइम पास करके नहीं, उसको मना नहीं कर सकता करके आई बिकम एजेंट। मैं अभी आप फिर से बोल रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोगों को बातें बनाने आती होगी, जो बात कर सकता है, जिसका अपनी बातों के ऊपर कमांड है, जो सामने वाले को कन्विंस कर सकता है, उसके लिए इंश्योरेंस एडवाइजर से कोई बड़ा काम नहीं है। इससे ज्यादा इनकम दुनिया में सिर्फ स्मगलर को मिलता है। सिर्फ गलत धंधा करने वालों को ही इतना मिल सकता है कमीशन या इनकम जितना एजेंट को मिलता है। आई एम नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2010 से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। स्टिल टुडे आई एम गेटिंग 2 लाख रुपीज पर मंथ। मुझे आज भी 2 लाख रुपए महीना मिलता है। दैट इज द ओनली इनकम आई एम गेटिंग नाउ एंड सैलरी फ्रॉम द स्कूल। तो बाकी जगह पे इतना सेचुरेशन है, इतनी कंपटीशन है, इतने प्रॉब्लम है, और हम लोग सबके टारगेट होते हैं कि पढ़ाई तो करनी है। मैंने भी किया, मैंने एमटेक किया, तो मुझे कुछ लोग पूछते भी है कि भाई आपने इतनी एजुकेशन करने के बाद में फिर आपने एजेंट क्यों बने, फिर आपने स्कूल क्यों खोला। तो उसका पर्पस सिंपल है कि अगर मैं एजेंट बना तो मेरे देश को मैंने इतना पैसा कमा के दिया जो शायद मैं नहीं होता तो नहीं करता था। आई वॉज गिविंग नियरली 20 करोड़ रुपीज अ ईयर टू माई नेशन। मैं देश को 20 करोड़ रुपए हर साल अगर देता था, और तब मेरे पास LIC में काम करने के लिए 20 लोग थे। आज स्कूल में मेरे पास 150 लोग जॉब कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, व्हेन आई केम टू वर्धा, आई केम ओनली फॉर माई जॉब। मैं अपने अकेले के जॉब के लिए आया था। तब मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं किसी और को नौकरी दूं। एंड देयरफॉर आई ऑलवेज टेल, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब,
You should always look for a profession where you can at least employ 3 to 4 people. 3-4 लोगों को भी अगर आपने जॉब देने की सोची तो इस देश का एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड हैप्पी कि मेरे जैसा लड़का जिसने कभी न्यूज़पेपर बांटा हो, जिसने कभी इतना काम किया हो, जिसका कोई विजन नहीं था, आज बिना करप्शन के, बिना बदमाशी के आई एम हियर नाउ। एंड हर साल हम 8-10 लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो ऐसे करते 150 तक पहुंच चुका हूँ। एंड रिसेंटली इफ यू हैव गॉन टू द न्यूज़पेपर, लास्ट मंथ ओनली वी टाइड अप विथ अनिल कुंबले। किसी ने पेपर में पढ़ा गया, शायद आप पेपर पढ़ते भी नहीं होंगे, सोशल मीडिया पे हम लोग इसको काफी ये कर रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम अप्रैल, Anil Kumble's academy has tie up with our school and our academy at स्नेहल नगर। अब आपको वर्धा में वो स्पोर्ट्स का एजुकेशन मिलेगा, वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलेगी जो फिलहाल विदर्भ में भी कहीं नहीं है। You will not find those facilities in Vidarbha also. That facilities will be available to students from Varda, anybody from Varda। चाहे फिर 3 स्पोर्ट्स हमने किया है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है और क्रिकेट है। और अभी जो कोचेस आएंगे दे विल कम फ्रॉम दिल्ली, और वो इस तरह से पूरा वो डेवलपमेंट होगा कि यू विल बी लिसनिंग दैट फॉरेन से भी कुछ कोचेस यहाँ पे आ रहे हैं, फिजियो यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं। बिकॉज ये किसी ने करना चाहिए था, इतने साल में किसी ने नहीं किया, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम मैं करूँ। और वर्धा में जो भी फर्स्ट हुआ है वो सब कुछ हमने अपने टीम के साथ किया है। वी आर अ स्कूल, वी स्टार्टेड विथ बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड प्रोजेक्टर पहली बार हमारे स्कूल में आया। हमारे स्कूल में करीब करीब 50-60 जितने भी रूम है सब में प्रोजेक्टर है, सब में डिजिटल बोर्ड है। वी हैव एवरीथिंग इन सॉफ्टवेयर। ये भी हमने किया, जबकि वी नेवर वांटेड टू बी अ लीडर इन दैट। एक्चुअली लीडरशिप वाज नेवर अ प्रोग्राम विथ मी, बिकॉज नोबडी इज डूइंग, देयरफॉर आई शुड डू। ऐसे करते करते हम लोग हर साल कुछ नया नया काम करते रहे। सो दैट वाज द जर्नी हाउ आई चेंज फ्रॉम अ लेक्चरर टू LRC एडवाइजर। एंड व्हेन आई सॉ कि आई एम डूइंग वेरी वेल, फिर मैंने इमीडिएटली एक दिन में ट्यूशन बंद कर दी। 400 ट्यूशन से 0 कर दिया मैंने एक दिन में। और क्योंकि फिर स्टार्टेड विद फुल टाइम एजेंसी प्रोफेशन, फिर काफी लोग बढ़ाए, फिर वर्धा में ऑफिस, नागपुर में ऑफिस, 2 जगह ऑफिस था, और पूरे भारत में से क्लाइंट मेरे पास आते थे। एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री कि नो मराठी मैम कुड डू व्हाट आई डिड फ्रॉम वर्धा ओनली। What a great journey, sir. How amazing this is. आप शब्दों में सुनते वक्त ना इन अचीवमेंट्स की ग्रेविटी समझ में नहीं आती हमें, पर थोड़ा सा आप इमेजिनेशन में जाइए कि कोई एक ऐसा इंसान जो ग्राउंड जीरो से आता है, लेक्चरर है, और ऐसा सेक्टर उस वक्त इंश्योरेंस के लिए लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी कि हमने इंश्योरेंस में पैसा लगाना चाहिए वगैरह वगैरह। और वहां से स्टार्ट करते हुए ही चूजेस और ही राइजेस टू द टॉप 10 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ इंडिया। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ फिर से क्वेश्चन दिमाग में आता है, या मुझे खुद को पर्सनल क्यूरियोसिटी है। शायद मैंने कभी आपको ये कहा था कि सर मुझे आपके साथ 5 दिन काम करना है या 2-3 महीने में फ्री में काम करूंगा। आई हैड ऑफर्ड सर ने बोला नहीं, ये फ्री में नहीं होता। मतलब क्योंकि मैं ये जानता था कि इस एक इंसान में वो सब कुछ है जो सोच सकता है कि आगे का मार्केट कैसा होगा। मुझे अगर बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना है तो मुझे मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे चूज करना चाहिए, कैसे लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, क्या सामने वाले के दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या ऐसा कहूँ कि वो चीज मैं उसको कैप्चर कर लूं। इट इज समवेयर कैप्चरिंग द माइंड्स। तो सर वो चीज मुझे जाननी है, आज भी वो क्यूरियोसिटी है कि हाउ डू यू कैप्चर द माइंड्स। बेसिकली इंश्योरेंस का जब चालू किया तो हमारी कोई पहचान नहीं थी, बिकॉज हम लोग इतने गरीब थे कि कोई घर में तो कोई इतना था नहीं, रिलेशन में कोई बहुत सिंपल था। ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करके ये काम हुआ। फॉर एग्जांपल सपोज आई बेसिकली जो एक किताब होता है ना, अभी भी सबके पास एक ही किताब रहता है पढ़ने के लिए। उस किताब को ही पढ़ के कोई आदमी फर्स्ट में आता है तो कोई फेल भी होता है। किताब का दोष कहीं नहीं है, पढ़ाने के लिए आपको वही टीचर रहते हैं, वही बेंचेस होते हैं। द सिचुएशन डे बाय डे बहुत खराब हो रही है। हम स्कूल में भी देखते तो लड़कों को लगता ही नहीं है कि उनको पढ़ना है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये लड़कों के सामने कोई विजन क्यों नहीं है। हम इतना उनसे बात करते हैं, हम उनको वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं, हम बहुत डिसिप्लिन से रखते हैं, लेकिन वो है ही नहीं।
लेकिन आई हैव ऑलवेज गॉन टू अननोन पर्सन। मुझे अगर मालूम है कि वर्धा में इस आदमी लगते से शराब संबड़ित शराब, तो मैं शराब के पास डायरेक्ट जाऊंगा। शराब के पास जाने के लिए मेरे पास मेरे पास विजिटिंग कार्ड मैंने बनाया, मैंने भेजा। उसमें सबसे अच्छी बात थी कि माई क्वालिफिकेशन वॉज स्पीकिंग दैट टाइम कि बी मैकेनिकल एमटेक प्रोडक्शन फ्रॉम वीएनआईटी वॉज अ वेरी बिग क्वालिफिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वर्धा। तो किसी भी पढ़े लिखे अच्छे आदमी की हिम्मत भी नहीं होती है कि इनको मना करो, क्योंकि उनके पहले उनके पास ऐसा कोई आदमी आता नहीं था। एंड देन जो ट्रेनिंग लिया था मैंने 3-4 कोर्सेज किए थे। नागपुर में मैं जाता था, रोज का 10,000 रुपये था कोर्स, रोज एवरी डे कोर्स आई वॉज पेइंग 10,000 रुपीज। एंड ऐसे मैंने 10 दिन कोर्स किया है। एंड वो कोर्स के कारण ही मुझे पूरा नॉलेज मिला। बड़ी बड़ी किताबें थी वो पढ़ के, और फिर किसी भी सवाल का कोई जवाब पूछता था। जनरली क्या होता है कि मान लो मैं इनके पास जाता हूँ तो इनको नहीं करने के लिए बहुत जवाब होते हैं। जैसे ये सर आपको बोलते तो पढ़ाई नहीं करने के लिए आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, ऑप्शन है, ये हमेशा होंगे। आज का इंश्योरेंस एजेंट जो भी किसी को मिलता है ना, तो उसको सबसे पहले कन्विंस करना पड़ता है सामने वाले आदमी को कि क्यों वो पॉलिसी बनाए। मैंने उनको बहुत कन्विंस कर दिया, सब कर दिया, और आखिर में बोलते कि ठीक है मैं 10 दिन के बाद सोचूंगा। तो 10 दिन के बाद जब मैं सोचूंगा तो उसका जवाब मुझे इनको आज देना है। तो फिर मैं जवाब देता था ठीक है कोई बात नहीं, आप 10 दिन के बाद आप जवाब देंगे प्रॉब्लम, लेकिन आप ये सोचो कि कल सुबह अगर आपको कुछ होता है तो फिर क्या करेंगे आप। तो जैसे मैं उनको ये बोला कि कल सुबह अगर आपको गारंटी है क्या कि आप कल सुबह तक जिंदा रहेंगे, तो इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। तो आदमी थोड़ा चेंज होता है। फिर मैंने कार्ड बनाया था, छोटा सा कार्ड, उसमें मैंने लिखा था कि राइट नेम्स ऑफ 3 पर्सन। अच्छा मैंने बहुत किया, यानी इतना किया है, इनोवेशन रिसर्च। मैंने कार्ड बनाया था छोटा, जब वो ऐसा बोलता था तो उसको मैं कार्ड देता था कि उसमें क्या राइट 3 नेम्स ऑफ द people whom you know who will be helping your family the same way you are helping now when you are not there tomorrow morning। कल आप सुबह नहीं हो तो आप जो अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से करने के लिए कोई आपके पहचान का होगा, आपके रिश्तेदार में। आप 3 नाम लिखिए, अब उसके बाद एक नाम नहीं, वो क्या 3 नाम लिखेगा, वो फिर इम्पैक्ट कर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देते थे और ये सारा करते। और सबसे इंपॉर्टेंट कैसा कि देन इफ आई एम टेकिंग पॉलिसी ऑफ सर, तो मैं सर से 4 नाम लेता था, सर से 4 नाम और फोन नंबर, और फिर पंकज सर के पहचान से मैं 4 लोगों को फोन करता था, उनके पास जाता था। ऐसे करते थे, ऐसे करते करते मैंने बिजनेस बढ़ाया। मैंने जो आपकी खासदार है डॉक्टर महात्मे, उनकी पॉलिसी बनाई। मैंने वर्धा में पहली पॉलिसी 1 करोड़ की बनाई। आउटसेट जो है तुम्हारे एमआईडीसी में जितना भी पड़े, सिर्फ अभी परसों उनके घर में गया था, वर्धा का सबसे शानदार मकान होगा दोनों भाइयों का। इतना नॉलेज है उन लोगों को, उनके पास मेरे पहले इतने एजेंट गए थे, लेकिन वो उन एजेंट को उन्होंने सिखा के भेज दिया कि ये कितना खराब है, वो कितना खराब है, इसमें क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है। मेरी सबसे पहली टेस्ट जो हुई मेरे करियर में वो वहां हुई। वी हैड अ मीटिंग ऑफ 3 आवर्स फॉर 3 टाइम्स। 3-3 घंटे की 3 मीटिंग हुई है उनको कन्विंस करने के लिए कि वाई दे शुड गो फॉर इंश्योरेंस। उनके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि इंश्योरेंस में जाना ही नहीं है, उन्होंने उसको बदल दिया, उन्होंने सीए छोड़ दिया और मुझसे दोनों भाइयों की 1-1 करोड़ की पॉलिसी बनाई। दैट वाज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ वर्धा डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ की पॉलिसी जिसका प्रीमियम 4 लाख से 5 लाख रुपए पर ईयर होता था। ऐसी पॉलिसी पहली बनी, बट दैट वाज समथिंग which was I was very happy to crack that customer, क्योंकि 1-1 करोड़ की पॉलिसी उन लोगों को जिनको बहुत नॉलेज है और जिनके पास सब वापस ही गए। एंड दैट वाज अ न्यूज इन वर्धा कि आउटसेट क्या पॉलिसी बनाई इतनी डिफिकल्ट आदमी के पास। तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कन्विंसिंग कैपेसिटी, इट वाज बिकॉज आई हैड नॉलेज ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट कि पीपीएफ में क्या है, एनएससी में क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है, शेयर मार्केट में क्या है। इन सबके पॉजिटिव और निगेटिव पता थे, इन सबके बारे में नॉलेज था। एंड सबसे अच्छी बात है कि आई कुड स्पीक इन इंग्लिश दैट टाइम आल्सो। मैं उस समय भी इंग्लिश में बोल सकता था। अपने भारत में ऐसा कि किसी ने थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, अभी भी होता है वो, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं होता। उसको लगता है वो तो इंग्लिश में बोला है। कल मैं वो उसका ये देख रहा था शो सुबह, तुम्हारा शर्मा कौन, वो कपिल शर्मा, तो कपिल शर्मा को 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोलने दिया है। तो ये हमारे सिचुएशन है। तो क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज कंट्रोल, उसमें कन्विंसिंग एबिलिटी एंड नॉलेज, आज जो भी अच्छा कर रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नॉलेज।
और आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको तो ये सोचना है कि आपके पहले जो 5 बैचेस निकली है वो लोग कहाँ है, आपसे 10 साल पहले जो बैचेस निकली वो लोग कहाँ है। मेरे मेरे क्लासमेट चाहे वो 10वीं में हो, 12वीं में हो या बी में हो, वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को एक सवाल ये बोलता हूँ कि आपको ये देखना है कि आप अब जब मिल के बैठे हो तो हो सकता है कि कुछ लोग आप में से बहुत आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग बहुत पीछे रहेंगे, और बाद में आप कुछ सालों के बाद फिर आप पश्चाताप करते हो, यार वो पंकज सर ने मुझे बोला था कि मेहनत करना है, चंद्रावर सर ने कहा था मेहनत करना है, मैंने किया नहीं क्योंकि आज हमको मोबाइल सबसे प्यारा लगता है, हम मोबाइल से दूर नहीं हो पाते हैं और वही हमारी जिंदगी को खराब कर रहा है। हमारे स्कूल में पिछले साल एक लड़की थी बेस, शी गॉट एडमिशन लास्ट इन IIT। उस लड़की ने लॉकडाउन के समय उसके पास पैसे नहीं थे, शी कुडंट शिफ्ट फ्रॉम वर्धा टू एनीवेयर, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, उसने वेदांता का कोर्स लगा के ऑनलाइन पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया एंड शी गॉट एडमिशन इन और यहाँ हम लोग दिन भर सिर्फ वो मोबाइल का ये बंद करो वो बंद करो। तो थोड़ा सा अपने आप को सीरियस करो, अल्टीमेटली बहुत टफ है। कल 10,000 लोगों को फेसबुक से निकाला, उसके बाद 8,000 लोगों को निकाला, हम कहाँ नौकरी ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे। हमको सर जो पढ़ा रहे हैं, जो आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि यहाँ जितने भी लोग बैठे ना उसमें से कोई भी मुझसे गरीब का तो नहीं था, कभी नहीं था, इतना हो ही नहीं सकता था। लेकिन आप यहाँ हो, आज पढ़ रहे हो, अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। आपके पास एक गोल होना चाहिए कि मैं कम से कम 5-10 लोगों को मैं जॉब दूं और अपनी लाइफ को मैं इतना डिसिप्लिन रखूं। मैं अभी भी दारू नहीं पीता हूँ, बियर नहीं पीता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तंबाकू नहीं पीता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, जबकि मेरे साथ के सब करते। करने में गलत कुछ नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि वो कोई फोकस ही नहीं था लाइफ में। कभी इस तरह से कोई चीप जगह पे जाने का कभी फोकस था नहीं, करके फोकस हूँ, आज भी हूँ। और लड़ाई करते हम लोग, सर को मालूम है कितने लोग पीछे लगते हैं, पेपर में हमारा नाम आता है, पत्रकार पीछे लग जाते, सब कुछ चलता है, लेकिन बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग निगेटिव अबाउट मी, तो कोई लिखने क्या करेगा। तो दैट वाज द जर्नी कि सर ये बेसिकली आपको एक आदमी से अनेक लोगों तक जाने का जो टेक्निक है, आपको रेफरेंसेस के माध्यम से ही मैं पहुंचा हूँ। अदरवाइज व्हेन आई शिफ्टेड टू नागपुर फॉर 3 days आई वाज नॉट नोइंग मेनी पीपल। जितने भी लोगों की मैंने पॉलिसी बनाई वो सब लोग पॉलिसी के खिलाफ थे, उनके दोस्तों के नंबर से मैं वहां पहुंचा एंड दे कुडंट से नो टू मी। एंड एक किताब और है जो मैंने पढ़ी थी, दो किताबें मैंने पढ़ी जो मुझे जिंदगी में बहुत काम में आई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की किताब है, मैंने बहुत बार पढ़ी। मेरी जिंदगी का सबसे सक्सेस अगर कोई होगा तो वो किताब है। अब तो डेल कार्नेगी की तो 5 किताब का सेट भी आया है, वो किताब आपके लिए भगवत गीता है। और दूसरा एक किताब मैंने पढ़ा था, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। आपको डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, जब आप नो नहीं बोल सकते हो करके यस बोलने की आदत बदल डालो। उसने कहा था करके मैं वहां गया था, उसने कहा था इसलिए मैं खाना खाने गया था, उसने कहा था इसलिए मैंने वहां पे घूमने गया था। ये सारी हमारी वीकनेस है और वो जितने दिन तक अपने साथ रहेगी तब तक हम सफलता का रूम का दरवाजा खोल ही नहीं सकते। कुछ बहुत ब्रिलियंट पॉइंट्स हमारे सामने आए। मतलब इस पूरे डिस्कशन से अगर आप कुछ मतलब हम कह सकते हैं की पॉइंट्स अगर हम निकालना चाहते हैं, सो द फर्स्ट थिंग वाज नॉलेज, कि आप जिस जगह पे जिस सेक्टर में काम करते हो उसका पूरा थ्रू आउट नॉलेज सर ने लिया। उसमें सबसे मुझे इन्फ्लुएंस करके जो चीज गई है सर, कि यू वर रेडी टू पे फॉर दैट नॉलेज। सर ने उस वक्त 10,000 रुपए पर डे स्पेंड किए, जब शायद 10,000 की वैल्यू आज की 1,00,000 रुपए, आज के हिसाब से 1,00,000 रुपीज उतने सालों पहले वो वैल्यू था। बट टू गेन दैट नॉलेज, वो सीखने के लिए सर खुद के जेब से पैसा निकालने के मेंटल टेंडेंसी में थे, जो हम में से कई लोग आज भी नहीं होते। जब कुछ अच्छी चीज सीखनी होती है, ते पैशासाठी आहे, ते तो असेच सांगते, ये माइंडसेट से निकलना बहुत जरूरी है। यू हैव टू पे फॉर दैट इफ इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर ये आपकी जिंदगी बदलने वाला है। पहला टेक अवे जो कहते हैं ना अभी के डिस्कशन से, मेरे लिए तो ये है। दूसरा था
मैंने कहा था कि सर ने अभी एक बुक कहा डेल कार्नेगी का, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने मैं भी उसके तो नोट्स निकाल के रखा हूँ मैंने, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर मेरे पास उस बुक के नोट्स है। बट वन मोर थिंग स्ट्राइक्ड मी इज कि किसी भी पर्सन के पास आप डायरेक्टली पहुंच जाओ, अपनी चीज को कन्विंस करके बताओ, उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन जनरेट करो जो क्वेश्चन में ही उनके लाइफ के आंसर छुपे हुए हो। मतलब एक वैसे तो सर इंटरव्यू आपका है, पर आई वुड लाइक टू रिलेट दिस थिंग विद माय बिगिनिंग ऑफ दिस। मतलब जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बहुत ही, मतलब लोग बहुत नेगेटिव थे, जानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ करना चाहिए करके। एंड व्हेन आई यूज्ड टू टेल कि आपके बच्चे को कॉलेज नहीं भेजना है, आपको पूरे टाइम यहाँ पे, तो पीपल वेर हाईली नेगेटिव अबाउट माय इंटरैक्शंस। बट आई वाज नॉट अफ्रेड अगेन, ठीक है ऐसा है ऐसा है, उनसे ही कुछ को सवाल पूछ लेता था और उनके सवालों से वो जवाब ले लेता था। तो शायद दिस मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माय लाइफ आल्सो। सर इतना सब आपने अचीव कर लिया था कि इंश्योरेंस में आप सक्सेसफुल थे, आपने ट्यूशन्स ली तो 400 बच्चे, म्हणजे सहज कॅल्क्युलेशन केलं, 4/4 ₹4,80,000 तुम्हाला डायरेक्टली कसेच यायचे अपार्ट फ्रॉम द पॅकेज। त्यानंतर इन्शुरन्स मध्ये गेले, इन्शुरन्स मधनं खूप छान इन्कम आलं। अचानक पुन्हा ड्रास्टिक चेंज आणला तुम्ही तुमच्या करिअर मध्ये, अँड यू स्टार्टेड अ स्कूल। I would like to specifically focus over some of the points of his school. सर का जो स्कूल जब सर ने स्टार्ट किया, ई चन्नावर स्कूल was the most technologically advanced school, not in only वर्धा, in overall यहाँ से कम 100 किलोमीटर का रेडियस ले लीजिए वर्धा को सेंटर रख के, टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस स्कूल वर्धा का था और वो सर का था। डिजिटल स्क्रीन्स, ये शायद लर्न नेक्स्ट सबसे पहला प्रोडक्ट, हाँ ये मैं बताना चाहता हूँ, लर्न नेक्स्ट के सबसे पहला प्रोडक्ट शायद मैंने भी लिया वर्धा में और सर ने भी लिया। देयर आर मेनी सिमिलरिटीज अबाउट इट, बट सबसे एडवांस स्कूल सर ने स्टार्ट किया एंड ही हैड दैट विजन कि यहाँ से मैं उन स्कूल से कम्पीट करूंगा जो सब खुद को बहुत बड़ा मानते हैं। आज शायद पहले 2 या 3 रैंकिंग में सर आते हैं, जो स्कूल पिछले 50 साल से चल रहे हैं उनको सर ने कब से सरपास करके पीछे छोड़ दिया है। तो सर ये चेंज कहाँ से आया अचानक से? इंश्योरेंस का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अल्टीमेटली दैट वाज नॉट द एम। जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ये एम तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए मैंने इसलिए काम नहीं किया, नहीं तो अदरवाइज मैं बहुत सारे प्लॉट और लेआउट वगैरह बनाता था या खेती खरीदता था और पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो एम नहीं था। तो व्हेन आई वाज सेटिस्फाइड कि बट ठीक है हमारे पास अभी रोजी रोटी के लिए पैसा है, ठीक है। तो देन व्हेन आई वाज मीटिंग द पीपल, जब मैं इंश्योरेंस के लिए मिलता था तो आई वाज ऑलवेज लिसनिंग टू देयर कमेंट ऑफ डिस्कशन चलता था कि वो बेटी को कोटा में भेजा, तो कोई बोलता था वो वहाँ भेजा यहाँ भेजा। तो बोलते कि भाई वर्धा में एजुकेशन नहीं है तो सर आप स्कूल क्यों नहीं खोलते हो। तो 2011 में देन आई इमीडिएटली डिसाइडेड कि हमको स्कूल खोलनी चाहिए। तो स्कूल खोलने का बेसिक इंटेंशन यही था कि ऐसे बहुत लोग हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। हमने जब सोसाइटी बनाई और एक विजन बनाया अच्छे स्कूल का, तो ये विजन सबसे पहले था कि मेरे स्कूल से कोई भी पालक बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता लेकिन पैसा नहीं है, ऐसा कोई पालक स्कूल से वापस नहीं जाए। तो आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आज हमारे स्कूल में करीब करीब 150 बच्चे ऐसे हैं जो 100% फी नहीं भरते हैं। 50, अभी जो लड़की को मैंने आपको उदाहरण दिया ना, वो उस लड़की का पूरा एजुकेशन हमने फ्री में किया। अब उसकी बहन 10th में थी, उसका नाम मेरिट में आएगा, उसका नाम आप याद करके प्राजक्ता बैस, ईश्वरी बैस, उसका नाम आपको मेरिट लिस्ट में आएगा। वो भी 100% फ्री में हमारे पास पढ़ रही है, बिकॉज उसके पिता को उतने पैसे थे नहीं। 50% से 100% में हमारे स्कूल में करीब करीब 100 बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। उन सबने, उन्होंने जितना कहा उतना पैसा मैंने लिया। कुछ लड़के ऐसे भी है जो कोविड में जिनकी पिताजी की डेथ हो गई, कुछ लड़के ऐसे भी है जिनकी फादर ने सुसाइड किया। आज ऐसा हमने 21 लाख रुपए का कंसेशन हमारे स्कूल से उन बच्चों के लिए जा रहा है जो पढ़ना चाहते लेकिन पैसे नहीं है।
तो वो इंश्योरेंस वो एम कभी था नहीं, एक बार पैसा ना चालू हो गया, एक करीब करीब 80-90 लाख रुपए जब अपने पास साल का आ रहा है, तो फिर उस समय तब आदमी को बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर आई स्टार्टेड विथ स्कूल, क्योंकि स्कूल एक बेसिस है अच्छी पढ़ाई का, क्योंकि आपका फ्यूचर जो एक इंडिविजुअल बनेगा, जो फ्यूचर का नागरिक है, वो स्कूल से आएगा। अनफॉर्चुनेटली स्कूल में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, ये शायद आपका भी ओपिनियन होगा। बहुत बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत फीस देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जितने मेरिट आते हैं वो स्कूल के भरोसे कोई आता ही नहीं है। सिर्फ नाम आखिरी में आता है कि ये स्कूल से इतने मेरिट आए, लेकिन वो छाती ठोक के कभी ये बोल नहीं सकते कि हमने पढ़ाया करके बच्चे मेरिट में आया। और हम हमेशा क्लेम करते हैं हमारे स्कूल में, हम तो बिल्कुल सर को भी मालूम है, वी आर अगेंस्ट ट्यूशन। हमने बच्चों को 10वीं तक ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए, इसके मैसेज देते हैं। और हम उनको गारंटी देते कि आपको मेरिट में आना है तो स्कूल के भरोसे लाके दिखाते हैं। हमने इस साल इतनी मेहनत किया आफ्टर कोविड कि लास्ट ईयर तक हमारे स्कूल से सिर्फ 8 मेरिट आते थे। इस साल मैं टारगेट और 20 मेरिट, और 20 मेरिट स्कूल से आने के लिए हमने बहुत मेहनत की। और नेक्स्ट ईयर टारगेट 30 मेरिट। और वो एक एक बच्चा जिसको हमने पढ़ाया है, हमने मेहनत की है, वो मेरिट में आ रहा है। इसलिए कोई कोचिंग क्लास वाला ये नहीं बोल सकता 10वीं में कि हमने पढ़ाया करके किया। तो दैट वाज द विजन। अल्टीमेटली इस एज में मैं आपको स्पोर्ट्स भी दूं। अभी जब अनिल कुंबले के कोचेज जो स्कूल में आएंगे वो स्पोर्ट्स खेलेंगे। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने स्पोर्ट्स का सही में आपने अच्छे से एंजॉय किया स्कूल में, वो भी क्वालिफाइड ट्रेन प्रोफेशनल कोचेस के माध्यम से? हमने किया नहीं। कोच का मतलब, हमारा स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स पीरियड है, उसके बहाने यहाँ बैठो वहां बैठो, मोबाइल देखो, मस्ती करो, कुछ तो लिखो, यही होता है ना। बट दैट इज नॉट गिविंग यू सम एक्स्ट्रा क्वालिटीज जो स्किल डेवलप होती है। अभी कल ही मैंने एक टीवी पे देखा था, समबडी सुसाइड। एक लड़की ने खाना ठीक से नहीं मिल रहा था और उसके ऊपर प्रेशर आया करके कोटा के स्कूल में, ये शायद मेरे ख्याल से कोटा का 20वां आत्महत्या थी कल जो मैंने देखा था वो। और एडमिशन मिलने के बाद भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो फिर और क्या चाहिए आपको? आपके माँ बाप ने 10-20 लाख खर्चा करके आपको कोटा में पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि उनकी वो स्किल डेवलप नहीं हुई, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम लोग जो बोलते हैं ना, आप ये देखोगे हमेशा स्पोर्ट्समैन हमेशा खुश रहता है। और 8-10 लोग मिलके दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं, ये करते हैं, बट दे आर ऑलवेज हैप्पी। उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते भी है तो उनके लाइफ में परिणाम नहीं होता। दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज मिसिंग नाउअडेज इन द स्कूल। आज की जनरेशन को मालूम ही नहीं है वो कि हमको खेलना भी है, हमको सिर्फ ये पता है कि सुबह से शाम तक ट्यूशन जाना है। बट एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी लाइफ का, जो आपको शुरुआत से मिलना चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। जो आपके में जो इतनी मस्ती होती है ना, आपके शरीर में जो इतना खून दौड़ता है, वो खून कहीं ना कहीं शांत होने के लिए आपको खेलना ही पड़ेगा। जब आप कहीं ना कहीं खेलोगे, कहीं म्यूजिक क्लास, कहीं डांस क्लास, ये राइट ब्रेन को आप जितना एक्टिव करोगे, जितना यूज करोगे, तब आपका जाके फोकस बदलेगा कहाँ पे? पढ़ाई के लिए। लेकिन वो पढ़ाई आपकी जैसे आप बैठते हो, आपका तुरंत मोबाइल बाजी में होता है, इसका मैसेज उसका मैसेज, इसलिए वो सब होता है। एंड देखो इतना लंबा पर्पस था स्कूल खोलने के लिए। आई वंस अगेन टेल, अभी भी हम स्कूल से बहुत कमाते नहीं है। स्कूल से कमाने का उद्देश्य नहीं। इस साल हमने 2 करोड़ रुपए ग्राउंड और ऑडिटोरियम के लिए, कंप्यूटर लैब में, कैन यू बिलीव वी हैव गॉट 80 कंप्यूटर्स इन द स्कूल फॉर स्टूडेंट। 2 लैब है कंप्यूटर की, 80 स्टूडेंट है। और पहली कक्षा से हमारे स्कूल में 1-to-1 बच्चा बैठता है कंप्यूटर में। एक लड़के के सामने एक कंप्यूटर फर्स्ट स्टैंडर्ड से। जबकि अभी भी स्कूलों में 3-3, 4-4 बच्चे ऐसे खुद के बैठे हैं, बड़े मुझसे देखो इधर से इतना उधर से। यू मस्ट हैव सीन दैट। आपने देखा होगा कि इतना आपने कंप्यूटर का नॉलेज लिया। और हम लोग वो कंप्यूटर का नॉलेज स्कूल से देना चाहते हैं जो किताब के ऊपर है। किताब जो है दूसरी कक्षा की किताब में जो दिखा है उसके ऊपर वो पढ़ना है। और एवरी पीरियड ही हैज टू स्टडी इन कंप्यूटर लैब ओनली। फिर वो जिसको माउस दिखा तो ये माउस है, ये राइट क्लिक है, ये लेफ्ट क्लिक है, ये कीबोर्ड है, ये ऐसा है, सब कुछ प्रैक्टिकली वो, तब जाके उसको नॉलेज बढ़ेगा, तब जाके उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तब जाके वो आगे जाएगा। तो स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड कंप्यूटर, ये 3 हमारे पैरामीटर है इसके माध्यम से कर रहे हैं। और कोई ये करना नहीं चाहता। एवरी स्कूल इज हैप्पी इन व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि एडमिशन आ रही है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बाहर ट्यूशन लगा के रखी है। 90% लोग 10th में तो 100% लोग अच्छे स्कूल के 100% बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, आपको मालूम है ये। और फिर बाद में नाम आता है कि ये स्कूल से 40 मेरिट आए, ये स्कूल से 30 आए, वगैरह वगैरह। सो अल्टीमेटली वो सारे एम थे स्कूल शुरू करने के लिए। सर एक बहुत अमेजिंग पॉइंट आपके डिस्कशन से बाहर आया कि हमें लाइफ में जीतना भी सीखना है पर हार को डाइजेस्ट करना भी सीखना है। जो सर कह रहे थे ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट,
इट इज अबाउट दैट। हम स्पोर्ट्स से सीखते क्या एग्जैक्टली हम जितना सीखते हैं हम खुश हो जाते हैं, मान लिया, और जब बहुत एफर्ट्स लगा के हम हार जाते हैं तो वो हार को डाइजेस्ट करना, वो हार के बाद सामने वाले के प्रति जेलसी ना हो जो जीता हो, ये सारी चीजें हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। पर एग्जैक्टली यही पॉइंट हमारे स्कूलिंग में मिस हो जाता है। कैसे मिस होता है? यू गो टू एनी स्कूल, क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस का लेक्चर है, मैथ्स का टीचर आके एंगेज कर लेगा, स्पोर्ट्स का लेक्चर है, बाहर जाके वो कुछ भी खेलना चालू रहेगा, उसमें कुछ भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। पर वर्धा में पहली बार सर ने ये कॉन्सेप्ट लाया, दिस इज वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट फॉर वर्धा, कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसमें आई थिंक सर टेनिस है, ग्राउंड टेनिस, अभी हमने जो थीम किया उसमें फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन, जिसके प्रोफेशनल कोचेस हमारे साथ अवेलेबल है। इवन यू कैन ज्वाइन दैट। आपने देखो, हमारा भी कभी प्रीवियस डिस्कशंस हुए जब मैंने कहा कि आप जब सुबह उठते हो तो 3 चीजें करिए, मिनिमम 20 मिनट्स का एक्सरसाइज, डू यू रिमेम्बर दैट? 20 to 30 मिनट्स का एक्सरसाइज, और फिर मेडिटेशन अगर हो सकता है। मेडिटेशन नहीं जानते हो तो पूजा कर लो घर में बैठ के भगवान के सामने, कुछ तो भी ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए। सो इट इज ऑलवेज अबाउट दैट कि यू शुड आल्सो लर्न टू डाइजेस्ट योर लॉसेस। यहाँ से हम जिंदगी में स्ट्रगल करने का एनर्जी जनरेट करते हैं, कुछ चीजें गलत हो जाती है तो उनको डाइजेस्ट करके और नया फ्रेश प्लान बना के उसमें आगे बढ़ने की प्लानिंग आती है। सो सर, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बहुत लॉन्ग विजन रखा, एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ग्रेट विजन के साथ आप इसमें आए और एक इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट वर्धा के लिए लाया। इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि आप क्यूरियस हो सर से पूछने के लिए। सो एनीवन, आई विल रिपीट योर क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ अ कैमरा रिकॉर्डिंग। आप पहले पूछ लीजिए। एनीवन? यस Sir, what's the one financial advice you would give to the teenager student? What is the one financial advice sir would like to give for the teenagers? basically teenager is not sit down because teenager is not having any income, so financial advising will start only after you start earning. and basically when you start earning, एक गलत कंसेप्ट आजकल के बच्चों में है कि जैसे उनको जॉब लगता है ना तो सबसे पहले वो मोटरसाइकिल लेते हैं या कार लेते हैं, ये पहला उनका रहता ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा और आगे गए तो फिर वो मकान खरीद लेते हैं जिसमें अपने वो 20 साल के लिए अपना वो पूरा इंस्टॉलमेंट वो लगा देते हैं। सो परचेसिंग, वो बहुत लोग होते हैं सोसायटी में जो उनको गाईड करते हैं, अरे काय 10,000 रुपये महिना भाडं भरते, त्यापेक्षा लोन घेऊन घे, त्याच्यामध्ये 10-20,000 टाकून दे, आपलं स्वतःचं घर होऊन देते, EMI आपलं सुरू होऊन जाते। ये बहुत अच्छे से लोग एडवाइस देते हैं, जिनको मकान नहीं भी खरीदना होगा उनको वो इस तरह के देता है कि इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप वर्धा के अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को देखो, उन्होंने बहुत लेट मकान बनाए। आई वॉज ऑलवेज शॉक कि इतने अभी तक सर ने शायद मकान बनाए भी नहीं। आपके पास इससे अच्छा कौन फाइनेंशियल एडवाइस देंगे? खुद रेंट पे रहता हूँ सर, अभी भी रेंट पे रहते, जबकि मकान खरीदना सर के लिए बहुत छोटा काम था। आज भी सर को 50-60 लाख का लोन मिल जाता है, जिससे मकान बनाना, एक 40,000 रुपये महीना EMI भरना कोई बड़ी बात नहीं है। बट व्हाट इज हैपनिंग इन दैट कि आपका आज का पूरा इनकम जो आप ब्लॉक करते हो, उससे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसा होना चाहिए, एडवाइजिंग या प्लानिंग, कि वेयर यू आर सेविंग योर मनी एंड दैट मनी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द सेविंग शुड वर्क फॉर यू। हमने मेडिक्लेम में हमें से एक बात बोली है कि आपके जिंदगी के कुछ साल आपको ऐसे करना है कि आपको उसको ऐसे प्रोफेशन में लगाने हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाने हैं कि वो आपकी बुढ़ापे की लाठी हो, वो आपका पेंशन बने, वो आपका सपोर्ट बने, एंड देन दैट इज टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड एज। तो उसी तरह से आपका प्लानिंग जो शुरू होगा, दैट विल बी ओनली आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग एंड सी दैट कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे और वेरी फर्स्ट सैलरी शुड नॉट गो एज ए EMI। स्कूटर खरीद लिया, कार खरीद लिया, उस पर चलो कुछ 5 साल तक कम से कम ये काम करना ही नहीं चाहिए। घर से अगर आप अमीर हो तो ही मकान खरीदो, घर से अमीर हो तो आप लो, अदरवाइज हमारा प्लानिंग हुआ था कि वी शुड गो फॉर SIP, वी शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड, वी शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक दैट, और वहां से पैसा बढ़े। आज आपने देखा होगा कि 100 रुपए का शेयर अब 10,000 20,000 का हो चुका है 10 साल में, तो उनका पैसा कितना मल्टीपल टाइम वो बढ़ गया है। तो दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि वो होना चाहिए।
सर वन थिंग आई रियली मिस इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज, जो शायद लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक था कि फाइनेंशियल प्लानिंग शायद स्कूल्स में नहीं होता, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है लाइफ का। दूसरा होता है फेलियर को फेस करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट कह सकते हो आप उसको, फेलियर मैनेजमेंट कह सकते हो, ये एक नहीं होता। और तीसरा होता है सर के प्रोफेशनली गोल सेटिंग हम कभी नहीं पढ़े, मतलब मैं भी नहीं पढ़ा। हाँ, बट आई वाज वेरी लकी कि मिलिट्री स्कूल में था तो स्पोर्ट्स के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट था मेरा फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, तो उसने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है सच में। जब हम स्पोर्ट्स से या जमीन से जब हम जुड़ते हैं, मिट्टी में जब हम खेलते हैं, तो बहुत सारी चीजें बदलती है जिंदगी की। आपका विजन, आपका बॉडी स्ट्रेंथ सब कुछ बदल जाता है उसमें। आता तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की बॉडी स्ट्रेंथ हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज। आता कमी एज मध्ये मुलं थकतात आपण एक्सपिरियन्स होत आहे ना, प्रॅक्टिकली केलं काहीच दिवसांअगोदर, त्यांच्यामध्ये झील नाहीये, एनर्जी नाहीये पुढे जाऊन अजून धावायची, अजून काहीतरी स्ट्रेनस वर्क करायची। ते सर्च फॉर सम कम्फर्टेबल थिंग्स। सो हाउ टू लिव योर कंफर्ट एंड गो फॉर द अनकंफर्टेबल थिंग्स, और फिर उसमें से हम सक्सेस पाए, ये एक चीज सर आज भी मुझे मिसिंग लगती है। एब्सोल्युटली। तो जो तेज होना चाहिए चेहरे के ऊपर, जो एक लगता है कि भाई हाँ ऑरा देख के जो लगता है ना एक्साइटमेंट, मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोग खेलते होंगे या दौड़ते होंगे या प्राणायाम करते होंगे। उधर मैं पुलिस स्टेशन गया था तो मुझे पूछा एज कितनी है, मैं बात थोड़ी उस समय ज्यादा काले थे, आई सेड 61। वो 61 मतलब कुछ कम बोला क्या मैंने? नो सर, मुझे लगा आप 50 के होंगे। फिर पेपर में न्यूज आई तो एक पत्रकार ने फोन किया, आई एम एक्चुअली 61, अभी मैं 62 कंप्लीट हुआ। शुरुआत के 2 घंटे हमारे सिर्फ इसी में जाते कि 40 मिनट का फास्ट वॉक, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, ये हम लोग करते हैं। मैं पिछले 10 साल में एक भी दिन स्कूल से अब्सेंट नहीं था ऑन द एडवाइस ऑफ हेल्थ। मैं बीमार हूँ, सर्दी हुई है, खांसी हुई है, कोरोना में मैंने इतनी बातें की है, इतने लोगों को मिला हूँ, लेकिन मैंने आखिर तक कोरोना की टेस्ट ही नहीं किया। मैं जम्मू गया था, एक सिन्हा जी जो अपने गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनकी एक साथ मीटिंग थी। फॉर दैट आई वेंट टू जम्मू कश्मीर। तो श्रीनगर के जम्मू के एयरपोर्ट पे मैं बराबर भाग के वहां से निकला कि मुझे टेस्ट नहीं करनी है, कभी नहीं किया, बट वो कभी पॉजिटिव ही नहीं हुआ। इम्यूनिटी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है इतने साल में, क्योंकि कोई गलत शौक नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आज आपको सफलता मिलने के लिए आपका फिजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आपको खेलना ही है। हमारे यहाँ जो टर्फ है स्नेहनगर में, जो महिला संघ में हमने जो टर्फ बनाया, क्योंकि बिल्कुल 12-12 बजे तक लोग खेलते हैं। जो बिजनेसमैन है वो यश भुतड़ा नाम का लड़का है जिसकी दुकान है, अरे वो यश भुतड़ा रोज खेलता है, 1-1 1.5 घंटा खेलता है, फुटबॉल खेलता है टर्फ में, पसीना पसीना हो जाता है। रात को 10 से 12 तक खेलता है वो बोलता सर, बोले अच्छा कि आपने बनाया, तो मेरा पूरा, हमारी बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, सब बंद हो गई और मैं सिर्फ पसीना निकालता हूँ। आई एम ऑलवेज फ्रेश। आपको कभी लगता है तो एक बार आके देखो कि वो कितना फास्ट खेलते हैं, कितना मस्ती करते हैं। वो जो मजा है वो मजा 4 लोगों में बैठ के फालतू के बाद, हमारा पूरा समय आजकल इतना फालतू जाता है। मैं तो यशवंत आर्ट्स कॉलेज गया था, वहाँ प्रिंसिपल को मिलने गया था, तो वहाँ सामने के वो एंट्रेंस पे 25 लड़के बैठे थे, मोबाइल पे देख रहे थे। मैंने मोबाइल से ये निकाल के कैमरा जैसे मैंने खींचने को सब भाग गए। उनको लगा कि कोई पत्रकार, अरे क्या कर रहे हो आप, आपका काम क्या है, आप कर क्या रहे हो? मोबाइल जिसके पास में है, जो मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अगर वो सेल्फी में, मैं देखता हूँ रास्ते में कहीं भी खड़ा, अरे क्या कर रहे हो सेल्फी का, कब देख रहे हो वो सेल्फी को बाद में। लेकिन इतनी शौक कि वो सेल्फी के चक्कर में कितने लोगों की जान गई। आपने देखा होगा सेल्फी के चक्कर में इतनी जाने गई है कि क्या मिलता है किसी को, क्यों निकालते हम लोग सेल्फी, क्या देखते हैं उसमें हम लोग, ऐसे फालतू बातों में हमारा फोकस गया। आजकल ये जनरेशन को पता नहीं, आपका दोष नहीं है, शायद हमारी गलती है कि हम आपको उतना एजुकेट नहीं कर पाए। इसलिए अभी मैंने स्कूल में अप्रैल से जब स्कूल चालू हुए, कल ही मैंने मीटिंग लिया, मैंने बोला शुभम करो तो कि जो हमारी थी प्रार्थना हमारे समय वो रहेंगे, अपने जो श्लोक है, जो मंत्र है, वो सब स्कूल में रहेंगे। क्या वो हमारे स्कूल में कोई भी वो डैडी डैडी वाला कोई हम लोग पोएम नहीं पढ़ाते, वो ट्विंकल ट्विंकल, क्या वो पागल जैसे खड़ा हो जाए ट्विंकल बता, वो माँ बाप, उसको क्या मतलब है? आई टेल यू, कम टू माई स्कूल। मैंने इस साल का जो प्लानिंग किया है वो उस प्लानिंग में पूरा ऐसा ही है। हमारे सारे प्लेयर इतनी शक्ति वाला या दलती हुई वाला, ये सारे प्लेयर हमारे पास में है।
हम ये फालतू चीजों में विश्वास ही नहीं करते हैं। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत वो क्या बोलते, वो प्रार्थना से वो करते नहीं है। कौन सी प्रार्थना? वो ये ना स्वागत गीत। हमने आज तक अपने स्कूल में स्वागत गीत नहीं लिया। अरे कहाँ का वो बेचारा आया, वो बच्चे सामने बैठे, आपका पूरा टाइम वो स्वागत गीत में, इसका भाषण उसका भाषण, वो पढ़ना क्या चाहता है, पढ़ाना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। फालतू की चीजों से बाहर निकल जाओ, इसका कोई यूज नहीं है। और लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा तो वो देख रहा है, मैं वो बड़ी वाली सीट के पीछे कोई लड़की बेटा के घूमने लेके जाऊंगा और फिर बहुत फास्ट गाड़ी चलाऊंगा, इधर उधर चलाऊंगा, तो कुछ नहीं, मौत होने वाली है। बहुत लोग वैसे मरते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। याद रखो, आपका गेन उस दिन है जिस दिन आप अच्छे नंबर से पास होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। और मैं अनिल कुंबले को जब मिला ना, यू आई वोंट बिलीव, अनिल कुंबले जब आके हमारे सामने बैठा, टिल दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि अनिल कुंबले जी आ रहे ऊपर। अदरवाइज क्या होता है, हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं तो अरे वो सर आए सर आए सर आए, तो हम लोग स्टेशन में बैठे हैं, कुछ नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। नंबर 2 नंबर 3 मेरे साथ बैठा था और अनिल कुंबले दरवाजा खोल के आए, कैप निकाल के बैठ गए। ये वो सो डाउन टू अर्थ कि कभी लगा ही नहीं कि ये आदमी इतना अमीर है, इतनी सिंप्लिसिटी है। हम लोग मिस करते वो सिंप्लिसिटी। मुझे बहुत लोग देखने के बाद आज भी ये नहीं बोलते कि मैं चन्नावार हूं। उनको मालूम है कि मैं चन्नावार हूं, उसे बहुत लोगों को लगता है नहीं आई नहीं कुछ। आज 150 लोगों की सैलरी देने को हर महीने में 25 लाख रुपए लगते, कहां से लेंगे 25 लाख? लेकिन 25 लाख रुपए दे सकते हैं हम लोग आज सैलरी के रूप में 150 लोगों को, तो वो ताकत बनी है। तो वो ताकत लोगों को अभी मालूम है, इसलिए लोग हमारे पास नाम, मैंने स्कूल का चन्नावार मालूम है क्यों रखा? मैं कुछ भी रखता था, लेकिन चन्नावार सिर्फ इसलिए रखा कि अपने नाम का तो टेस्टिंग हो। कितने लोग अपने नाम से आए, अदरवाइज बहुत नाम है लोगों में, भी हो विद्या निकेतन, भी हो इंटरनेशनल स्कूल, हो स्कूल, हमने नहीं रखा, अपना नाम रखा। अपना नाम टेस्ट हो रहा है। अगर आपका नाम खराब है तो लोग नहीं आएंगे, अच्छा तो लोग आएंगे। तो दैट इज वेयर कि मुझे चेहरे से ऐसा लगता है कि आपका दिन का 1 घंटा कम से कम फिजिकल वर्कआउट में जाएगा। तो आप ये देखना, अभी आप 11 से आप 12th में गए हो, आपके पास अभी भी बहुत समय है चेंज होने के लिए। आप कल सुबह से कहीं भी किसी भी ग्राउंड पे जाओ, कोई भी समय निकालो, सिर्फ दौड़ो तो भी चलेगा, कोई गेम खेलो तो भी चलेगा, जिम में जाओ तो भी चलेगा, हमारे टर्फ में आके 10 लोगों का ग्रुप बना के खेलो 1 घंटा तो भी चलेगा। पसीना पसीना निकलना चाहिए। तब उसके बाद आप देखो कितना फोकस बदलता है। सर आपको फिर क्या समझाते हैं, आप कितना सीखते हो, तब आपको समझ कि देयर इज अ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दैट टाइम योर फोकस विल बी ओनली स्टडी। अभी हमारा है ही नहीं, कब खत्म होता है, सर आए बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं कब खत्म करेंगे, कब जाऊंगा, ऐसा आपको लगता है, हमको लेने में है ही नहीं। सो दैट इज वेयर आई वांटेड टू फोकस टुडेज, कि मेरा आने का यहाँ पर्पज एक था कि मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को ये बताता हूँ। एक चीज मैं स्कूल में बच्चों को बार बार बताता हूँ कि आपके माँ बाप बहुत पैसा खर्चा करके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ ये देखना कि आप उनकी जिंदगी में 2 अच्छे पल लाओ। आप इतना ही मैं उनको बोलता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं बोलता हूँ। और मैं बहुत मारता हूँ बच्चों को स्कूल में। अगर आपको कोई मेरे स्कूल का बच्चा मिलता होगा तो मेरे नाम से इतना डरते वो कि जिस समय वर्धा में नहीं था मैं, दिवाली के दूसरे दिन जिस लड़के ने पटाखे फोड़ा बाथरूम में, वो महीना भर स्कूल में नहीं आया। वो दिन एक लड़के ने सिर्फ शिकायत इतनी की है कि सर बोले वो लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत मारता है। तो उसको मैंने सिर्फ मैसेज भेज दिया कि मैं आ रहा हूँ क्लास में, 8th स्टैंडर्ड में थे। मैं उस दिन गया नहीं, लेकिन वो मैसेज दिया कि चन्नावर सर आ रहे। कैन यू बिलीव, वो लड़का 7 दिन स्कूल में नहीं आया कि मैं क्लास में आने वाला हूँ। इतनी दहशत है, इतनी दहशत मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी थी। उनको सर सेम वाइब्रेशन जा रहा है फिर। इंजीनियरिंग उनको वाइब्रेशन जो है ना वो सेम जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सर को मालूम है कि मेरी इतनी दहशत थी कि बिहार के, यूपी के लड़के सिर्फ मुझसे डरते थे, बाकी किसी से डरते नहीं थे। तो वो सब कुछ ऐसा, बिकॉज यू आर प्लेन, आप सही हो, आपके पास कोई पॉलिटिक्स नहीं है आपके मन में, आप किसी को फेवर नहीं करते हो, इफ एवरीबॉडी इज इक्वल फॉर यू। और आपको पैसा कमाने के लिए फालतू धंधे अगर नहीं करने होंगे तो फिर आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हो बोलने के लिए, क्योंकि आपके खिलाफ किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको डरने की जरूरत क्या है। इसलिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है। राहुल गांधी जो तपस्या करते हैं उसको तपस्या हम लोग नहीं बोलेंगे, हमारी तपस्या अलग होगी। ठीक है, और कोई सवाल? Sir, first of all, hats off to your life. Like your life journey is like so amazing. Thank you. So I have your question that
from your life journey, I have seen that you have attitude for not to stop now. So where it is came from? Is it your factor that you didn't get satisfied, or is it something else? See, not to stop or not to get down is something where there is a mission. If something I want to achieve from my school and there are so many people who want to stop me, then what is the purpose? I have to overcome their obstacles. अगर मैं उनको ऑब्स्टेकल को ओवरकम नहीं करूंगा तो मेरी जर्नी कट जाएगी ना. अल्टीमेटली मान के चलो कि मैं गाड़ी में पेट्रोल कम भर के निकलता हूँ, मुझे 100 किलोमीटर जाना है और गाड़ी में अगर 50 किलोमीटर का अगर पेट्रोल होगा तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा. फिर मेरा एम रहेगा कि कहाँ पेट्रोल पंप है, किधर जाऊँ, क्या जाऊँ, इसको रुका उसको रुका, गाड़ी पे पेट्रोल लेके आओ. लेकिन इसका मतलब ये कि अगर मुझे 100 किलोमीटर चलना है तो मेरे गाड़ी में 150 किलोमीटर चलने की व्यवस्था हो. बेसिकली यही है जिंदगी में. जब आप सेटिस्फैक्शन तो इतना ज्यादा है, मैंने कहा ना कि अदरवाइज अगर मैं स्कूल नहीं करता था तो आज मैं 5 से 10 करोड़ मेरा कमीशन होता था. इससे ज़्यादा मुझको इतना काम भी नहीं करना पड़ता, मुझे अकेले करना पड़ता. आज मुझे 150 लोगों को, 1500 पेरेंट को, इतने बच्चों को मुझे संभालना पड़ता है. तो दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट जॉब. यहाँ तो ऐसा कि स्कूल से मान लो कोई एक्सीडेंट भी हो गया, स्कूल का कोई लड़का, तो भी आप पीपल की आप न्यूज लाइन बन जाते हो. इतने सारे आपको क्वेश्चन में आपको हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है टू ओवरकम द हर्डल्स इन योर मिशन. तो दैट इज देयर, अदरवाइज और कोई है ही नहीं. और लोगों का एटीट्यूड इतना आजकल खराब हो चुका है कि लोग इजी मनी के लिए आपके पीछे पड़ते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं. दैट इज द रीजन. तो वो ऑब्स्टेकल ओवरकम करने का एक मिशन है, बिकॉज मिशन इज टू गेन समथिंग, इसलिए वो चलता है. It was a wonderful discussion, sir. It was really amazing to know your journey. बिकॉज बहुत सारे डाइवर्सिटीज है उस जर्नी में, बहुत सारा इंस्पिरेशन है, बहुत सिंपल शब्दों में एक्सपीरियंस के साथ है. कई बार हम यही चीज मिस करते हैं. हमें लगता है कि बहुत क्या बोलते हैं, हाई पिच में बात करने से, मोटिवेशनल तरीके से बात करने से हम मोटिवेट होंगे. हमें एक्चुअल में रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए जो हमसे शेयर हो रहे हैं. कि सादे शब्दों में सीधे सरल लोग हैं जो बहुत अलग अलग ऊंचाइयां पा रहे हैं, बहुत अलग अलग लेवल पे सक्सेस ला रहे हैं. तो सर इज one of the brightest example we have. So please have a round of applause for him. सर इतना बढ़िया मार्गदर्शन आपने किया. हम हमारे तरफ से बस एक छोटा सा आप हमें याद करें, इसलिए एक मेमेंटो आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि एक छोटा सा हमारे तरफ से मेमेंटो आप एक्सेप्ट करिए. एंड थैंक यू सो मच. आप सब लोगों को आपने सुना, इसमें से आपने 1% भी चीज के, मैं एक बार लास्ट सेंटेंस बोलूंगा. मैंने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, जितनी भी, मैं पूरे भारत में घुमा हूं पढ़ने के लिए, और हर कॉन्फ्रेंस से मैं एक चीज, अगर 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता तो उस पूरे कॉन्फ्रेंस से मैं एक चीज सिर्फ लेता था कि जो मुझे करनी है, क्योंकि मैं सब नहीं कर सकता था. तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आज जो मैंने आपको बताया उसमें से आपको जो भी 1 या 2 चीज लगती है कि दिस इज गोइंग टू ऐड टू माई सक्सेस, तो आप प्लीज करिए. And then you will be a different person from tomorrow. हमें कल से अलग होने के लिए आज कुछ करना पड़ेगा. एक सेंटेंस था सेविंग का, मैंने हमेशा जवाब दिया था. शंकर नगर चौक में जहां पर मैं पाव भाजी खाता था, वहां पे एक दुकान था, एक ऑफिस था वाटर इरिगेशन का. वहां पे लिखा था कि इफ यू डोंट सेव वाटर टुडे यू विल नॉट गेट वाटर टुमारो. आज आपने पानी नहीं बचाया तो आपको कल पानी नहीं मिलेगा. और यही सेंटेंस मैंने कन्विंस करने के लिए कितनी बार यूज किया होगा लोगों को ये पता के लिए. आज आपने अगर सेविंग नहीं किया तो आपके पास कल पैसा कहाँ से आएगा. तो इसी तरह से आपको याद रखना कि 1 चीज 2 चीज कोई भी नोट करो, चाहे मेरे भाषण से या सर के संबोधन से, किसी के भी इसमें से, एंड गो टू दैट. उसको आप हमेशा के लिए फॉलो करो. थैंक यू सो मच.